बाबरी मस्जिद पर पहला कब्जा, पूरी ऐतिहासिक कहानी। बाबरी मस्जिद का निर्माण पंद्रह समूह भगवान राम की अयोध्या में कराया। नहीं, यह मस्जिद है। शांति बनाए रखे, हम विभाजित कर रहे हैं। जंदर मूर्तियों की स्थापना, प्रशासन ने इसे सील कर दिया। यहीं से विवाद शुरू हुआ। इतिहासकारों और अदालतों के अनुसार 1917 मूर्तियों की स्थापना को पहली बार वास्तविक और स्थायी कब्जा माना गया, क्योंकि इसके बाद मुस्लिम नमाज पूरी तरह रुक गई। अदालत के आदेश पर ताले खोले गए, हिंदू पूजा की अनुमति मिली। 1992 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। 2019 अंतिम फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों भूमि राम मंदिर निर्माण। पहला प्रशासनिक नियंत्रण 1853, पहला वास्तविक कब्जा 1993। और मैं जा रहा हूं व्यापार के बहाने भारत को गुलाम बनाने। मैं वहां के लोगों में फूट डालूंगा एवं राज करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जरा सोचिए, बस एक पल के लिए अपनी आंखें मूंद लीजिए और उस दौर की कल्पना कीजिए। एक ऐसा देश जिसके खेत सोना उगलते थे, जहां के कारीगरों की उंगलियों में वो जादू था कि दुनिया हैरान रह जाती थी। एक ऐसा मुल्क जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का 25% हिस्सा अकेले अपने दम पर चलाता था। दुनिया इसे आदर और लालच से सोने की चिड़िया कहती थी। ये वो जमीन थी जहाँ दुनिया फतेह करने निकले सिकंदर के हौसले भी टूट गए थे, जहां मोहम्मद गौरी जैसे हमलावरों को भी इस मिट्टी पर कब्जा करने के लिए 17 बार मौत से टकराना पड़ा था, जहां मुगलों को भी अपनी जड़ें जमाने में सदियां लग गई थीं। लेकिन सोचिए, जिस देश को बड़ी बड़ी फौजें और तलवारें नहीं झुका पाईं, उसे समुंदर पार से आए कुछ व्यापारियों ने इतनी जल्दी अपना गुलाम कैसे बना लिया। लेकिन फिर समुंदर की लहरों को चीरते हुए व्यापार के भेष में कुछ सौदागर आए। उनके एक हाथ में तराजू था, लेकिन उनकी आंखों में छिपी थी एक प्यासी तलवार। उन्होंने हमारे मसाले नहीं खरीदे, उन्होंने हमारे जमीर का सौदा किया और देखते ही देखते वो सोने की चिड़िया लोहे की मोटी जंजीरों में जकड़ दी गई। आज हम इतिहास के उस बंद दरवाजे को खोलने जा रहे हैं जिसे किताबों में ब्रिटिश राज कहा जाता है, लेकिन असल में वह इंसानियत के सीने पर किया गया अब तक का सबसे बड़ा अत्याचार था। यह खौफनाक कहानी शुरू होती है उस काली तारीख से जब भारत की किस्मत पर पहला और सबसे गहरा घाव लगा। तारीख थी 23 जून 1757। जगह प्लासी का मैदान। बंगाल का नवाब सिराज उद दौला अपनी विशाल सेना के साथ सीना तान कर खड़ा था। उसके सामने थी ईस्ट इंडिया कंपनी की मुट्ठी भर फौज, जिसका नेतृत्व कर रहा था एक ऐसा आदमी जिसे नफरत और लालच का दूसरा नाम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। रॉबर्ट क्लाइव। कागजों पर यह एक युद्ध होना था, लेकिन उस दिन मैदान ए जंग में जो हुआ वह युद्ध नहीं, वह धोखा था। एक ऐसी गद्दारी जिसने आने वाले 200 सालों तक हिंदुस्तानियों का खून चूसने का लाइसेंस अंग्रेजों को थमा दिया। नवाब की सेना का सेनापति मीर जाफर अपनी हजारों की फौज लेकर युद्ध के मैदान में खड़ा रहा, चुप खामोश, बिल्कुल एक पत्थर की मूर्ति की तरह। उसकी तलवार म्यान के अंदर ही सोती रही, जबकि अंग्रेजों की बंदूकें नवाब के वफादार सिपाहियों के सीने छलनी कर रही थीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर के कानों में सत्ता का जहर घोल दिया था। नवाब को मरवा दो और बंगाल का अगला नवाब मैं तुम्हें बनाऊंगा। उस एक लालच ने, उस एक गद्दारी ने पूरे हिंदुस्तान का सौदा कर दिया। सिराज उद दौला हारे पकड़े गए और बेहद बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, असली कहानी जंग के बाद शुरू होती है। असली लूट का खेल अब शुरू होने वाला था। प्लासी की जीत के बाद रॉबर्ट क्लाइव जब मुर्शिदाबाद, उस समय बंगाल की राजधानी के शाही खजाने में दाखिल हुआ तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी डायरी में लिखा था कि वह हीरे जवाहरात और सोने के ढेरों के बीच चल रहा था। उस वक्त लंदन शहर की जो कुल दौलत थी, उससे कई गुना ज्यादा दौलत अकेले बंगाल के एक खजाने में पड़ी थी। और फिर शुरू हुआ संपत्ति का महानिकास। अंग्रेजों ने शराफत का नकाब उतार फेंका। उन्होंने मीर जाफर को गद्दी पर बिठाया, लेकिन वह सिर्फ नाम का नवाब था। एक कठपुतली असली लगाम कंपनी के हाथ में थी। सबसे पहले उन्होंने बंगाल के खजाने से 100 बड़ी नावें भरकर सोना और चांदी कलकत्ता भेजा। जरा उस मंजर के बारे में सोचिए। गंगा नदी में 100 कश्तियां जो हिंदुस्तानी किसानों और मजदूरों की पीढ़ियों की कमाई थी, वो हमेशा हमेशा के लिए हमारी जमीन से बहकर जा रही थी। अकेले रॉबर्ट क्लाइव ने उस जमाने में लाखों पाउंड अपनी निजी जेब में भरे, जो आज के हिसाब से अरबों रुपए होते हैं। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असली अत्याचार, असली नर्क तब शुरू हुआ जब 1765 में अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से दीवानी अधिकार छीन लिए। इसका मतलब समझते हैं आप?
इसका मतलब था बंगाल, बिहार और ओडिशा के करोड़ों किसानों से लगान या टैक्स वसूलने का पूरा कानूनी अधिकार अब ईस्ट इंडिया कंपनी का था। एक व्यापारिक कंपनी अब सरकार बन चुकी थी। पहले जब कोई राजा टैक्स लेता था तो बदले में प्रजा की सुरक्षा करता था, सड़कें बनवाता था और अकाल पड़ने पर अपने गोदाम खोल देता था। लेकिन अंग्रेजों का मकसद शासन करना नहीं था, उनका मकसद था निचोड़ना। उन्होंने टैक्स को इतना बढ़ा दिया कि किसान की कमर टूट गई। अगर फसल अच्छी हो तो टैक्स दो, अगर सूखा पड़े तो भी टैक्स दो, अगर बाढ़ आ जाए और सब कुछ बह जाए तो अपनी जमीन बेचकर अपने गहने गिरवी रखकर टैक्स दो। अंग्रेज अफसर, जिन्हें उस वक्त नवाब्स कहा जाता था, वो गांव-गांव घूमते। जो किसान लगान नहीं दे पाता उसे कोड़ों से पीटा जाता, चिलचिलाती धूप में घंटों खड़ा रखा जाता और यहाँ तक कि उसके बच्चों को गुलामी के लिए बेच दिया जाता। जहाँ पहले किसान अपनी फसल का 10% हिस्सा राजा को देता था, अब अंग्रेज 50% से ज्यादा छीन रहे थे। पैसा गंगा के किनारे से निचोड़ा जाता और टेम्स नदी लंदन के किनारे निचोड़ दिया जाता। बंगाल, जिसे कभी जन्नत ए निशान राष्ट्रों का स्वर्ग कहा जाता था, अब एक कब्रिस्तान में बदलने लगा था। खेत सूख रहे थे, चेहरे मुरझा रहे थे, लेकिन कंपनी की तिजोरी का पेट नहीं भर रहा था। लेकिन दोस्तों, अत्याचार की हद तो तब पार हुई जब कुदरत ने भी हिंदुस्तान से मुंह मोड़ लिया और अंग्रेजों ने इंसानियत का गला घोंट दिया। मैं बात कर रहा हूँ 1770 के उस खौफनाक मंजर की जब जिंदा लोग मुर्दों का मांस खाने पर मजबूर हो गए थे। दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित अकाल हिंदुस्तान के दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। एक ऐसा दौर आने वाला था जहाँ माएं अपने बच्चों को नदी में बहा देंगी क्योंकि उनके पास खिलाने को एक दाना नहीं होगा। और उस वक्त, उस दर्दनाक वक्त में जब लोग तड़प रहे थे, अंग्रेज अफसर क्या कर रहे थे? वो अपनी शराब के जाम टकरा रहे थे और लगान की दरें और बढ़ा रहे थे। आखिर क्या हुआ था? 1770 में कैसे 1 करोड़ लोग भूख से तड़प कर मर गए और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे मुनाफे में बदल दिया? यह जानने के लिए दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आगे हम उस अंधेरे को देखेंगे जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाया। साल 1769 आसमान से आग बरस रही थी। धरती का सीना प्यास से फट चुका था। बंगाल के किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे कि शायद एक बूंद बारिश गिर जाए। कुदरत ने पानी रोक लिया था। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है कि अकाल सिर्फ सूखे से नहीं आता। अकाल तब आता है जब शासक राक्षस बन जाता है। 1770 की शुरुआत होते होते बंगाल में मौत का तांडव शुरू हो चुका था। इसे इतिहास में 76 मनवंतर कहा जाता है। एक ऐसा दौर जिसने हंसते खेलते गांवों को शमशान बना दिया। आप सोच रहे होंगे कि बारिश नहीं हुई तो इसमें अंग्रेजों का क्या कसूर था? और बहुत गहरा था। जिस वक्त खेतों में फसलें सूख रही थीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के गोदामों में अनाज सड़ रहा था। लेकिन कंपनी ने वो अनाज अपनी भूखी प्रजा को देने के बजाय उसे ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने चावल को सोने से भी महंगा कर दिया। अंग्रेजों ने एक नियम बनाया, कोई भी किसान अपने लिए अनाज नहीं बचाएगा, पहले कंपनी का लगान चुकाया जाएगा। सोचिए उस किसान की बेबसी जिसके घर में बूढ़े माँ बाप भूख से तड़प रहे हैं, बच्चे एक मुट्ठी चावल के लिए रो रहे हैं और अंग्रेज सिपाही उसके घर से वो आखिरी मटका भी छीन कर ले जा रहे हैं जिसमें उसने अगले साल के लिए बीज बचा कर रखे थे। जब अकाल अपने चरम पर था, जब मुर्शिदाबाद और बिहार की सड़कों पर लाशें बिछी थीं, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? क्या उन्होंने मदद के लिए लंगर लगाए? नहीं, उन्होंने उस साल लगान को 10% और बढ़ा दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। जहाँ लोग मर रहे थे वहाँ कंपनी ने अपनी तिजोरियां भरने के लिए मरे हुए लोगों से भी टैक्स वसूलने की कसम खा ली थी। अंग्रेजों का तर्क था, अगर तुम्हारे पड़ोसी मर गए हैं तो उनकी जमीन का लगान अब तुम भरोगे। यह इंसानियत की हत्या नहीं तो और क्या थी? इतिहासकार विलियम हंटर ने अपनी किताब में लिखा है कि वो मंजर इतना खौफनाक था कि जिंदा लोग मुर्दों का मांस खाने पर मजबूर हो गए थे। नदियां लाशों से पट गई थीं। गंगा का पानी लाल नहीं बल्कि सड़ांध से काला पड़ चुका था, क्योंकि लाशों को जलाने के लिए लकड़ियां भी कम पड़ गई थीं। कलकत्ता में कंपनी के अफसर पार्टियां कर रहे थे, वाइन पी रहे थे और लंदन चिट्ठियां लिख रहे थे कि इस साल हमारा मुनाफा पिछले साल से ज्यादा हुआ है। उस एक साल में, सिर्फ एक साल के अंदर बंगाल की 1/3 आबादी साफ हो गई। 1 करोड़ लोगों की मौत का जिम्मेदार कोई वायरस या बीमारी नहीं थी, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी की लालच थी। यह एक प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि एक मानव निर्मित नरसंहार था। अंग्रेजों ने न सिर्फ हमारा अनाज छीना, बल्कि उन्होंने हमारी खेती करने के तरीके को भी हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। उन्होंने किसानों को मजबूर किया कि वो अपने खेतों में धान या गेहूं न उगाएं, बल्कि वो उगाएं जिससे कंपनी को मुनाफा हो। उन्होंने जबरदस्ती नील और अफीम की खेती करवाई। जरा सोचिए, क्या कोई भूखा इंसान नील खा सकता है?
क्या अफीम से किसी का पेट भर सकता है? लेकिन अंग्रेजों को हिंदुस्तानी पेट की नहीं, अपनी जेब की चिंता थी। जिस जमीन पर सदियों से सोना उगता था, वहाँ अब अंग्रेजों ने जहर उगवाना शुरू कर दिया था। 1770 का वो अकाल भारत की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का पहला बड़ा हथौड़ा था। बंगाल जो कभी इतना समृद्ध था कि पूरी दुनिया को कपड़ा और अनाज बेचता था, अब खुद भीख मांगने पर मजबूर हो गया था। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ कृषि की बर्बादी थी। अंग्रेजों की भूख अभी शांत नहीं हुई थी। अब उनकी नजर थी भारत के उस हुनर पर, उस उद्योग पर जिसके सामने ब्रिटेन की फैक्ट्रियां धूल चाटती थीं। मैं बात कर रहा हूं भारत के कपड़ा उद्योग की। आगे हम देखेंगे एक ऐसा क्रूर सच जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कैसे ढाका की मलमल बनाने वाले बुनकरों के अंगूठे काट दिए गए, कैसे अंग्रेजों ने भारत के करघों को तोड़कर उसे लोहे की मशीनों का गुलाम बना दिया। तैयार हो जाइए आगे के भाग के लिए, जहां हम देखेंगे हुनर का कत्ल और उद्योगों की मौत। दोस्तों, एक वक्त था जब रोम की राजकुमारियां हों या मुगल रानियां, सबकी पहली पसंद एक ही थी, ढाका की मलमल। हमारे बंगाल के कारीगरों के हाथों में वो जादू था कि वो हवा को भी गांठ बांध सकते थे। कहा जाता है कि 6 गज लंबी पूरी साड़ी एक छोटी सी अंगूठी के बीच से निकल जाती थी। दुनिया इसे बुनी हुई हवा कहती थी। 18वीं सदी तक दुनिया भर में जितना भी कपड़ा बिकता था, उसका 25% हिस्सा भारत से जाता था। यूरोप के बाजारों में भारतीय कपड़ों की दीवानगी थी। ब्रिटेन के कारखाने बंद होने की कगार पर थे, क्योंकि कोई भी अंग्रेज भारत के रेशम और कॉटन के सामने अपना मोटा और खुरदुरा कपड़ा नहीं पहनना चाहता था। यही बात अंग्रेजों को चुभ गई। उन्हें समझ आ गया था कि जब तक भारत के कारीगर जिंदा हैं, मैनचेस्टर की मिलें कभी मुनाफा नहीं कमा पाएंगी। और फिर उन्होंने वो फैसला लिया जो इतिहास के माथे पर कलंक बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तय किया कि भारत को अब कपड़ा बेचने वाला नहीं, बल्कि कपड़ा खरीदने वाला देश बनाया जाएगा। सबसे पहले उन्होंने शुल्क की दीवार खड़ी की। अगर भारत का कोई व्यापारी अपना कपड़ा ब्रिटेन में बेचना चाहता तो उसे 80% तक टैक्स देना पड़ता था। यानी हमारा कपड़ा वहाँ इतना महंगा कर दिया गया कि कोई खरीद ही न सके। लेकिन अगर ब्रिटेन का मशीन से बना कपड़ा भारत आता तो उस पर 0% टैक्स था। इसे उन्होंने नाम दिया मुक्त व्यापार। लेकिन यह सिर्फ अंग्रेजों के लिए मुक्त था, भारतीयों के लिए यह मौत का व्यापार था। लेकिन भारतीय कारीगरों का हुनर इतना पक्का था कि इतना टैक्स लगने के बाद भी लोग भारतीय कपड़ा ही मांग रहे थे। जब अंग्रेजों से बराबरी नहीं की गई तो उन्होंने बर्बादी का रास्ता चुना। लोक कथाओं और कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों में एक ऐसा सच छिपा है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। कहा जाता है कि जो बुनकर कंपनी के लिए काम करने से मना करते थे या जो अपना हुनर किसी और को सिखाते थे, अंग्रेज सिपाही उनके अंगूठे काट दिया करते थे। सोचिए उस दर्द को। एक कलाकार जिसकी पूरी दुनिया उसकी उंगलियों में बसी है, उसके हाथ को ही बेकार कर दिया गया ताकि वो दोबारा कभी वो जादुई कपड़ा न बुन सके। कंपनी के गुमश्ता गांवों में जाते, बुनकरों के करघे तोड़ देते, उनके घरों में आग लगा देते और उन्हें पीटा जाता। मकसद सिर्फ एक था, भारतीय उद्योग की रीढ़ की हड्डी तोड़ना। नतीजा क्या हुआ? जो भारत सदियों से दुनिया को कपड़ा पहनाता था, अब वो खुद नंगा हो गया था। हमारे ही खेतों से कपास कौड़ियों के दाम पर खरीदकर जहाज में भरकर ब्रिटेन भेजा जाता। वहां मैनचेस्टर की फैक्ट्रियों में उससे कपड़ा बनता और वही कपड़ा वापस लाकर भारतीयों को ही 10 गुना दामों पर बेचा जाता। 1834 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपनी रिपोर्ट में एक लाइन लिखी थी जो आज भी इतिहास के पन्नों पर आंसू की तरह जमी हुई है। उसने लिखा, भारत के मैदान बुनकरों की हड्डियों से सफेद हो गए हैं। लाखों बुनकर भूख से मर गए। लाखों ने भीख मांगना शुरू कर दिया। ढाका, मुर्शिदाबाद और सूरत जैसे शहर जो कभी व्यापार के केंद्र थे, अब वीरान हो चुके थे। अंग्रेजों ने भारत को सिर्फ लूटा नहीं था, उन्होंने भारत को बेरोजगार और लाचार बना दिया था। उन्होंने एक आत्मनिर्भर देश को एक बाजार बनाकर छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो वो बगावत बन जाता है। किसानों की टूटी कमर, बुनकरों के कटे अंगूठे और अकाल में मरे हुए करोड़ों लोगों की चीखें, ये सब अब बारूद बन चुकी थीं। बस एक चिंगारी की जरूरत थी और वो चिंगारी भड़की। 1857 में क्या थी? वो शैतानी हवा जिसने अंग्रेजों की नींद हराम कर दी और कैसे कंपनी राज खत्म होकर क्राउन का राज आया। लेकिन जुल्म का तरीका नहीं बदला। जलियांवाला बाग से लेकर आजादी की सुबह तक यह खूनी दास्तां कैसे अपने अंजाम तक पहुंची। देखिए हमारे आखिरी और सबसे धमाकेदार भाग में विद्रोह की आग और आजादी की कीमत 10 मई 1857। यह वो तारीख थी जब भारत के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। बैरकपुर से उठी मंगल पांडे की चिंगारी अब एक ज्वालामुखी बन चुकी थी। मेरठ से लेकर दिल्ली तक और झांसी से लेकर कानपुर तक
हर जुबान पर बस एक ही नारा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। किसानों ने अपने हल छोड़ दिए और तलवारें उठा लीं। जिन बुनकरों के हाथ काट दिए गए थे उन्होंने भी ईंट पत्थर उठा लिए। पहली बार हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर उस सफेद शैतान के खिलाफ खड़े थे। लेकिन दोस्तों, अंग्रेजों ने इस विद्रोह का जवाब जिस बर्बरता से दिया उसे इतिहास में द डेविल्स विंड कहा जाता है। अंग्रेज जनरलों ने आदेश दिया था, दया मत दिखाओ, हर वो शख्स जो बागी लगे उसे खत्म कर दो। उन्होंने विद्रोह को कुचलने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। पकड़े गए विद्रोहियों को तोपों के मुंह पर बांध दिया जाता और फिर तोप चला दी जाती। इंसान के शरीर के चिथड़े हवा में बिखर जाते। यह सिर्फ मौत नहीं थी, यह एक संदेश था ताकि आने वाली पीढ़ियां बगावत का नाम न लें। इतिहासकार बताते हैं कि ग्रैंड ट्रंक रोड पर मीलों तक ऐसा कोई पेड़ नहीं बचा था जिस पर किसी हिंदुस्तानी की लाश न लटकी हो। हजारों गांवों को आग लगा दी गई, जिसमें बूढ़े बच्चे और औरतें जिंदा जल गए। 1857 में खून की नदियां बहने के बाद लंदन में बैठी महारानी विक्टोरिया को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत को नहीं संभाल सकती। 1858 में कंपनी का राज खत्म कर दिया गया और भारत की बागडोर सीधे ब्रिटिश ताज के पास आ गई। अंग्रेजों ने कहा, अब हम भारत का भला करेंगे। लेकिन क्या सच में भला हुआ नहीं? लुटेरा बदल गया था, लेकिन लूटने का तरीका वही था, बल्कि अब लूट और व्यवस्थित हो गई थी। अंग्रेजों ने रेलवे बनाई, लेकिन भारतीयों के सफर के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि भारत के कोने कोने से अनाज और कच्चा माल जल्दी से जल्दी बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके और ब्रिटेन भेजा जा सके। और फिर आया 20वीं सदी का वो काला दिन जिसने साबित कर दिया कि अंग्रेजों के दिल में पत्थर धड़कता है। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग, अमृतसर बैसाखी का दिन था। हजारों निहत्थे लोग, जिनमें औरतें और नन्हे बच्चे भी थे, शांति से सभा कर रहे थे। तभी वहां एक अंग्रेज अफसर आया, जनरल डायर। उसने बाग से बाहर निकलने का एकमात्र संकरा रास्ता अपने सैनिकों से बंद करवा दिया। उसने भीड़ को चेतावनी नहीं दी, उसने हटने को नहीं कहा, उसने बस एक शब्द कहा, गोली चलाओ। 10 मिनट तक लगातार 1650 राउंड गोलियां चलीं। जब तक सैनिकों की गोलियां खत्म नहीं हो गईं, वो नहीं रुके। जमीन खून से लाल हो गई थी। लोग जान बचाने के लिए वहाँ मौजूद कुएं में कूदने लगे। देखते ही देखते वो कुआं लाशों से भर गया। जनरल डायर ने बाद में बेशर्मी से कहा, मैं वहां सिर्फ लोगों को मारने नहीं गया था, मैं पूरे भारत को डराने गया था। लेकिन डायर भूल गया था कि मरे हुए लोगों का खून जिंदा लोगों के पसीने से ज्यादा ताकतवर होता है। जलियांवाला बाग की मिट्टी ने भगत सिंह और ऊधम सिंह जैसे इनकलाबियों को पैदा किया। आखिरकार 200 सालों की गुलामी, 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट, करोड़ों अकाल मौतों और अनगिनत बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 की सुबह आई। अंग्रेज चले गए, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसा देश छोड़ गए जो गरीबी से जूझ रहा था, जिसे उन्होंने टुकड़ों में बांट दिया था। आज जब हम एक आजाद हवा में सांस लेते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यह आजादी मुफ्त में नहीं मिली है। इसकी कीमत चुकाई है उन किसानों ने जो भूखे मरे, उन बुनकरों ने जिनके हाथ कटे और उन वीरों ने जिन्होंने तोपों के सामने सीना तान दिया। उन्होंने हमें लूटा, हमें तोड़ा, हमें मिटाने की कोशिश की, लेकिन हम फिर खड़े हुए क्योंकि वो हमारी दौलत ले जा सकते थे। हमारा हौसला नहीं, सोने की चिड़िया फिर से उड़ान भर रही है और यह उड़ान अब कोई नहीं रोक सकता। आपको हड़प्पा के इतिहास के बारे में बताता हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी की शुरुआत किसी आर्कियोलॉजिस्ट से नहीं बल्कि एक भगोड़े से होती है। साल 1826, भारत का पंजाब इलाका जो आज पाकिस्तान में है, एक अंग्रेज सिपाही जेम्स लुइस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से भाग खड़ा हुआ था। उसे अपनी पहचान छुपानी थी, इसलिए उसने अपना नाम बदलकर चार्ल्स मैसन रख लिया। वह एक बंजारे की तरह घूम रहा था। तभी उसे एक अजीब जगह दिखाई दी। एक वीरान मैदान में ईंटों के बड़े बड़े टीले थे। वहाँ के स्थानीय लोग उन टीलों को भूतों का घर कहते थे। चार्ल्स मैसन ने अपनी डायरी में लिखा कि यहाँ एक विशाल प्राचीन शहर के खंडर हैं। यह जगह सिकंदर महान के समय की लग रही है। मैसन को अंदाजा नहीं था कि वह जिस चीज को देख रहा है वह सिकंदर से भी 2000 साल पुरानी है। वह हड़प्पा के खंडर देख रहा था, लेकिन उस वक्त किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। 30 साल बाद 1856 में एक भयानक गलती हुई जिसने इतिहास को लगभग मिटा ही दिया था। अंग्रेज कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे। उन्हें पटरियों के नीचे बिछाने के लिए पत्थरों की जरूरत थी। मजदूरों को पास ही में हड़प्पा के खंडर मिले। वहाँ लाखों की तादाद में पक्की ईंटें पड़ी थीं। अंग्रेज इंजीनियरों ने सोचा, वाह, मुफ्त की ईंटें। बिना सोचे समझे उन्होंने हड़प्पा की हजारों साल पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी ईंटें रेलवे लाइन के नीचे बिछा दी। इतिहासकारों का कहना है कि लगभग 160 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन
हड़प्पा की ईंटों पर टिकी है। अनजाने में दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता का एक बड़ा हिस्सा ट्रेन के पहियों के नीचे कुचल दिया गया। साल 1920 भारत में पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल थे। उनके साथ 2 भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट काम कर रहे थे, दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की और राखाल दास बनर्जी ने सिंध में एक और टीले को खोदना शुरू किया, जिसे स्थानीय लोग मोहनजोदड़ो कहते थे, जिसका सिंधी भाषा में मतलब था मुर्दों का टीला। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, एक ऐसी दुनिया सामने आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह कोई मामूली गांव नहीं था, यह एक मेट्रोपॉलिटन सिटी था। सीधी सड़कें जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं, पक्की ईंटों के 2 मंजिला और 3 मंजिला घर, हर घर में अपना कुआं और बाथरूम, और सबसे हैरान करने वाली बात, कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम। नालियां ढकी हुई थीं और हर घर का गंदा पानी मेन सीवर लाइन में जाता था। लंदन और पेरिस में भी उस वक्त ऐसा सीवेज सिस्टम नहीं था जैसा 5000 साल पहले भारत के लोगों ने बना लिया था। जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि भारत का इतिहास अब 2000 साल नहीं बल्कि 5000 साल पुराना हो गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी पहेली इसकी समानता है। हड़प्पा से लेकर मोहनजोदड़ो तक, लोथल से लेकर कालीबंगन तक यह सभ्यता 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी, लेकिन हर शहर एक जैसा था। ईंटों का साइज हर जगह सेम था, बाट हर जगह सेम थे, सड़कों की चौड़ाई हर जगह सेम थी। बिना इंटरनेट, बिना फोन और बिना तेज गाड़ियों के इतने बड़े इलाके में इतना स्टैंडर्डाइजेशन कैसे संभव था? क्या कोई एक केंद्रीय सरकार थी जो सबको कंट्रोल करती थी, या ये लोग इतने अनुशासित थे कि खुद ही नियमों का पालन करते थे? आमतौर पर जब हम मिस्र या मेसोपोटामिया की पुरानी सभ्यताओं को देखते हैं तो वहाँ सबसे बड़ी इमारतें मंदिर या राजाओं के महल होती हैं, लेकिन सिंधु घाटी में ऐसा कुछ नहीं मिला। कोई बहुत बड़ा मंदिर नहीं, कोई बहुत बड़ा महल नहीं, कोई विशाल मूर्ति नहीं। वहाँ जो सबसे बड़ी इमारत मिली वो थी द ग्रेट बाथ, एक विशाल स्विमिंग पूल। इससे पता चलता है कि ये लोग धर्म या राजा को नहीं बल्कि सफाई और आम जनता को ज्यादा महत्व देते थे। यह शायद दुनिया की पहली डेमोक्रेटिक या समतावादी समाज था, जहां अमीर और गरीब में ज्यादा फर्क नहीं था। लेकिन हर महान कहानी में एक अंधेरा कोना भी होता है। खुदाई के दौरान मोहनजोदड़ो में आर्कियोलॉजिस्ट्स को कुछ ऐसा मिला जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। सड़कों पर और सीढ़ियों पर बिखरे हुए कंकाल, ऐसा लग रहा था जैसे कोई अचानक मौत आई और लोग जहां थे वहीं मर गए। किसी ने भागने की कोशिश नहीं की, किसी को दफनाने का मौका नहीं मिला। इन कंकालों को देखकर एक सवाल खड़ा हुआ, क्या हुआ था उस दिन? क्या कोई बाढ़ आई थी, या कोई महामारी, या फिर जैसा कि कुछ विवादित थ्योरीज कहती हैं, क्या वहाँ कोई महायुद्ध हुआ था जिसे हम महाभारत कहते हैं, या कोई परमाणु विस्फोट? इस सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। वो पत्थर जिन पर अजीबोगरीब जानवर और चिन्ह बने हैं वो खामोश हैं। इतिहासकारों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सरदर्द क्या है? मिस्र के पिरामिडों के अंदर लिखी इबारतों को हम पढ़ सकते हैं, मेसोपोटामिया की मिट्टी की तख्तियों को हम पढ़ सकते हैं, लेकिन सिंधु घाटी की लिपि आज भी एक गूंगी पहेली बनी हुई है। खुदाई में हमें हजारों की तादाद में छोटी छोटी मोहरें मिली हैं। ये सेल खड़ी पत्थर की बनी हैं। इन पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हैं, मछली, जार, तीर और आदमी। कुल मिलाकर 400 से ज्यादा चिन्ह मिले हैं। समस्या क्या है? समस्या यह है कि हमें आज तक कोई रोजेटा स्टोन नहीं मिला। सिंधु घाटी के लोगों ने अपनी भाषा का कोई अनुवाद नहीं छोड़ा। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह द्रविड़ भाषा की पूर्वज है, कुछ कहते हैं यह संस्कृत से जुड़ी है, और कुछ पश्चिमी विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि यह कोई भाषा है ही नहीं, ये सिर्फ सिंबल्स या लोगो हैं, जैसे आज ट्रैफिक साइन या कंपनी के लोगो होते हैं। हम नहीं जानते कि वे क्या लिख रहे थे, क्या वो भगवान के मंत्र थे या सिर्फ सामान की रसीद। सिंधु घाटी की मोहरों पर सबसे ज्यादा जिस जानवर की तस्वीर मिली है वह शेर या हाथी नहीं है, वह है एक सींग वाला जानवर। हजारों मोहरों पर एक ऐसा जानवर बना है जिसका शरीर बैल जैसा है, लेकिन सिर पर सिर्फ एक लंबा सींग है। उसके सामने एक अजीब सा स्टैंड रखा होता है। सवाल, क्या 5000 साल पहले भारत में यूनिकॉर्न होते थे? जीव विज्ञान कहता है नहीं। तो फिर ये क्या था? शायद यह एक बैल का साइड प्रोफाइल है जहां दूसरा सींग पहले सींग के पीछे छुप गया है, या शायद यह उनका कोई धार्मिक प्रतीक था जैसे आज हम नंदी या गरुड़ को मानते हैं, या शायद यह उस जमाने के सबसे ताकतवर व्यापारी या शासक वर्ग का बैज था। जो भी इस मुहर को दिखाता था उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। अब चलते हैं गुजरात के लोथल शहर में। 1954 में जब यहाँ खुदाई हुई तो एक विशाल ईंटों का तालाब मिला। पहले लगा यह कोई जलाशय है,
लेकिन जब इसकी इंजीनियरिंग को समझा गया तो सबके होश उड़ गए। यह दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड था। सिंधु घाटी के लोग हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के उस्ताद थे। उन्होंने समुद्र और साबरमती नदी के पानी को शहर तक लाने के लिए एक नहर बनाई। उन्होंने टाइडल लॉक सिस्टम बनाया था, यानी जब ज्वार आता तो जहाज अंदर आ जाते और जब पानी कम होता तो लकड़ी के दरवाजे बंद कर दिए जाते ताकि जहाज कीचड़ में न फंसे। लोथल से मोहरें मिली हैं जो फारस की खाड़ी और ओमान की हैं। मेसोपोटामिया के राजाओं ने अपने लेखों में लिखा है कि वे मेलुहा नाम के देश से सामान मंगवाते थे। इतिहासकार मानते हैं कि मेलुहा ही सिंधु घाटी सभ्यता का असली नाम था। ये लोग दुनिया के पहले इंटरनेशनल बिजनेसमैन थे जो कारेलियन मनके, हाथी दांत और मोर निर्यात करते थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई में 10.5 सेंटीमीटर की एक छोटी सी कांसे की मूर्ति मिली जिसे दुनिया डांसिंग गर्ल कहती है। यह मूर्ति उस जमाने की मनोविज्ञान और फैशन को समझने की खिड़की है। वह लड़की नग्न है, लेकिन उसके एक हाथ में ऊपर से नीचे तक चूड़ियां भरी हुई हैं। उसका एक हाथ कमर पर है और सिर थोड़ा पीछे झुका हुआ है। उसके चेहरे पर एक गजब का आत्मविश्वास है। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट मॉन्टिमर व्हीलर ने कहा था कि इस छोटी सी लड़की के खड़े होने के अंदाज में एक अजीब सी अकड़ है, जैसे वो पूरी दुनिया को जानती हो। इससे पता चलता है कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति दबी कुचली नहीं थी। वे कला प्रेमी थे, फैशन जानते थे और धातुओं को पिघलाकर ढालना जानते थे। अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई समाज कितना खुशहाल है तो वहाँ के बच्चों के खिलौने देखिए। सिंधु घाटी से हमें हथियारों के नाम पर सिर्फ तांबे के छोटे चाकू या भाले मिले हैं जो शायद शिकार या सब्जी काटने के काम आते थे। वहाँ कोई बड़ी तलवार, ढाल या कवच नहीं मिला, लेकिन वहाँ खिलौनों का भंडार मिला है। मिट्टी की बैलगाड़ियाँ, सिर हिलाने वाले जानवर, सीटी बजाने वाली चिड़िया, पासे और शतरंज जैसे बोर्ड गेम्स। यह एक ऐसा समाज था जो युद्ध पर नहीं बल्कि व्यापार और परिवार पर केंद्रित था। 700 सालों तक उन्होंने बिना किसी बड़ी जंग के शांति से राज किया। यह मानव इतिहास में दुर्लभ है। लेकिन 1900 BC के आसपास कुछ बदलने लगा। जो लिपि हजारों साल से एक जैसी थी वो गायब होने लगी। बाट और माप का सिस्टम टूटने लगा। लोथल का बंदरगाह सूखने लगा और मोहनजोदड़ो की साफ सुथरी सड़कों पर अवैध निर्माण होने लगे। वह महान अनुशासन, वो केंद्रीय शक्ति जो सबको जोड़े हुए थी, वो बिखर रही थी। और फिर लोग अपने भरे पूरे घरों को छोड़कर जाने लगे। क्या हुआ था? क्या प्रकृति ने बदला लिया था या कोई बाहरी दुश्मन आ गया था? धोलावीरा शहर के गेट पर एक गिरा हुआ साइन बोर्ड मिला है जिस पर 10 बड़े अक्षर लिखे हैं। यह दुनिया का सबसे पुराना साइन बोर्ड है। शायद उस पर लिखा था स्वागत है, लेकिन अब उस शहर में स्वागत करने वाला कोई नहीं बचा था। साल 1944 ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट सर मॉर्टिमर व्हीलर पुरातत्व विभाग के प्रमुख बने। उन्होंने मोहनजोदड़ो में मिले उन बिखरे हुए 37 कंकालों को देखा। व्हीलर ने एक सनसनीखेज थ्योरी दी। उन्होंने ऋग्वेद का हवाला दिया जहां भगवान इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जिसका अर्थ है किलों को तोड़ने वाला। व्हीलर ने अदालत के अंदाज में कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की हत्या का आरोपी इंद्र है। उनकी थ्योरी थी आर्य आक्रमण। उन्होंने कहा कि मध्य एशिया से घोड़ों पर सवार होकर आर्य आए। उन्होंने इन शांतिप्रिय व्यापारियों पर हमला किया और सबका कत्लेआम कर दिया। दशकों तक स्कूलों में यही पढ़ाया गया, लेकिन सच क्या है? आधुनिक विज्ञान ने इस थ्योरी को खारिज कर दिया है। वो कंकाल एक ही समय के नहीं थे, वे अलग अलग दशकों में मरे थे। कंकालों पर हथियारों के गहरे घाव नहीं थे जो किसी बड़े युद्ध की ओर इशारा करते। राखी घड़ी में मिले DNA सैंपल से पता चलता है कि यहाँ के लोगों का जीन पूल हजारों सालों से एक जैसा था। कोई अचानक विदेशी बदलाव नहीं आया था। तो अगर युद्ध नहीं हुआ तो वो मरे कैसे? हत्यारा कोई इंसान नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन था। सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ सिंधु नदी पर नहीं बल्कि एक और विशाल नदी पर निर्भर थी, घग्गर हकरा नदी, जिसे कई विद्वान पौराणिक सरस्वती नदी मानते हैं। सैटेलाइट इमेजरी और भूवैज्ञानिक बताते हैं कि करीब 2000 BC से 1900 BC के आसपास हिमालय में बड़े भूकंप आए। इन भूकंपों ने जमीन को ऊपर उठा दिया और नदियों का रास्ता बदल दिया। यमुना नदी जो पहले सरस्वती में मिलती थी वह पूरब की तरफ मुड़कर गंगा में मिल गई। सतलज नदी पश्चिम की तरफ मुड़कर सिंधु में मिल गई। परिणाम, वह विशाल सरस्वती नदी जिसके किनारे हजारों शहर बसे थे वह सूखने लगी। सोचिए उस मनोवैज्ञानिक डर को, जब आपके शहर का कुआं सूख जाए, फसलें मर जाएं और बारिश होना बंद हो जाए। यह एक धीमी मौत थी। लोग भूखे मरने लगे और बीमारियों ने उन्हें जकड़ लिया। मोहनजोदड़ो के वो कंकाल शायद महामारी के शिकार थे, युद्ध के नहीं। अब बात करते हैं उस सबसे विवादित और रहस्यमयी थ्योरी की जो अक्सर इंटरनेट पर तैरती है। क्या मोहनजोदड़ो में 4000 साल पहले परमाणु विस्फोट हुआ था?
दावा किया जाता है कि मोहन जोधरो में एक खास जगह है जहां रेडियो एक्टिव राख मिली है। वहां के पत्थर पिघलकर कांच बन गए हैं, जो सिर्फ 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर होता है। महाभारत के सौप्तिक पर्व में एक ब्रह्मास्त्र का जिक्र है जिसकी चमक हजारों सूर्यों जैसी थी। लेकिन वैज्ञानिक सच यह है कि यह थ्योरी सुनने में रोमांचक है, पर विज्ञान इसे नहीं मानता। वो पिघले हुए पत्थर परमाणु बम से नहीं, बल्कि मिट्टी के बर्तनों की भट्टियों के ज्यादा गर्म होने से बने थे। रेडियो एक्टिविटी का कोई ठोस सबूत किसी भी प्रतिष्ठित लैब ने कंफर्म नहीं किया है। वो राख सदियों से जमा हुई धूल और ईंटों का चूरा था। लेकिन यह सच है कि महाभारत में वर्णित द्वारका नगरी का डूबना और सिंधु घाटी का पतन एक ही कालखंड के आसपास हो सकता है। जब नदियां सूख गईं और शहर रहने लायक नहीं बचे, तो लोगों ने क्या किया? उन्होंने पलायन शुरू किया। वे अपने आलीशान पक्के घरों, ड्रेनेज सिस्टम और स्विमिंग पूल को छोड़कर पूरब और दक्षिण की तरफ चल पड़े। वे गंगा यमुना के मैदानों और गुजरात महाराष्ट्र के इलाकों में जाकर बस गए। लेकिन एक त्रासदी हुई। नए इलाकों में संसाधन कम थे। उन्हें वापस गांव की तरफ लौटना पड़ा। अगली कुछ सदियों में लिखना पढ़ना भुला दिया गया। ईंटों के स्टैंडर्ड साइज का ज्ञान खो गया। इंटरनेशनल ट्रेड बंद हो गया। इसे इतिहास में शहरीकरण का अंत कहा जाता है। भारत 1000 साल पीछे चला गया। तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह मर गई? नहीं, शहर मरे थे, लोग नहीं। सिंधु घाटी के लोग कहीं गायब नहीं हुए, वे हम बन गए। आज भी हम जिस तरह नमस्ते करते हैं, जिस तरह मांग में सिंदूर भरते हैं, जिस तरह पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, या जिस तरह अपनी साधी पहनते हैं, यह सब हमें किसी किताब ने नहीं सिखाया। यह हमारे डीएनए में 5000 साल से चला आ रहा है। हड़प्पा की ईंटें टूट गईं, लेकिन उनकी संस्कृति आज भी भारत की आत्मा में सांस ले रही है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। राखी गढ़ी की हालिया डीएनए रिपोर्ट ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने आर्य सिद्धांत और भारतीय इतिहास की किताबों को बदलने की चुनौती दे दी है। क्या हम सच में बाहर से आए थे या हम हमेशा से यहीं थे? हरियाणा का हिसार जिला, यहाँ एक गांव है राखी गढ़ी। यह जगह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी बड़ी साइट मानी जा रही है। साल 2015 से 16 में यहाँ पुरातत्वविदों ने खुदाई की और उन्हें एक 4500 साल पुराना महिला का कंकाल मिला। वैज्ञानिकों ने इस कंकाल के कान की हड्डी से डीएनए निकाला। यह एक बहुत मुश्किल काम था, लेकिन कामयाबी मिली। 2019 में जब इस डीएनए की रिपोर्ट दुनिया के सामने आई, तो इतिहास की किताबों में भूचाल आ गया। उस महिला के डीएनए में स्टेपी यानी आर्यन जीन का कोई नामो निशान नहीं था। यानी तथाकथित आर्य उस समय वहां मौजूद नहीं थे। उसका डीएनए आज के दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय दोनों से मेल खाता है। निष्कर्ष यह है कि हम सब, चाहे उत्तर के हों या दक्षिण के, उसी हड़प्पा महिला के वंशज हैं। आर्य और द्रविड़ की लड़ाई शायद राजनीति ने बनाई थी। विज्ञान ने साबित कर दिया कि हड़प्पा के लोग ही आधुनिक भारतीय हैं। हम कहीं बाहर से नहीं आए, हम हमेशा से यहीं थे। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में सनौली गांव। यहाँ 2018 में ASI को कुछ ऐसा मिला जिसने इस धारणा को तोड़ दिया कि सिंधु घाटी के लोग सिर्फ शांति प्रिय व्यापारी थे और लड़ना नहीं जानते थे। सनौली में जमीन के नीचे से शाही ताबूत मिले और उनके साथ मिले युद्ध रथ, तांबे की तलवारें, ढाल, हेलमेट और घोड़ों या बैलों द्वारा खींचे जाने वाले रथ। यह खोज 2000 BC से 1800 BC के आसपास की है। यह वही समय है जब महाभारत का युद्ध माना जाता है। सनौली के ये योद्धा बताते हैं कि हमारे पूर्वज सिर्फ ईंटें जोड़ना नहीं, बल्कि तलवार चलाना भी जानते थे। यह खोज वैदिक संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति के बीच की गुम हुई कड़ी हो सकती है। 5000 साल बाद आज हम 21वीं सदी में खड़े हैं। हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, सैटेलाइट्स हैं और बुलेट ट्रेन हैं। लेकिन क्या हम हड़प्पा वालों से ज्यादा समझदार हैं? जब मुंबई या दिल्ली में थोड़ी सी बारिश होती है तो सड़कों पर पानी भर जाता है, सीवर जाम हो जाते हैं। हड़प्पा वालों ने 5000 साल पहले ऐसी नालियां बनाई थीं जो कभी जाम नहीं होती थीं। उन्होंने पानी की एक एक बूंद की कीमत समझी थी। इतिहास की चेतावनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसी दुश्मन की तलवार से नहीं, बल्कि पर्यावरण बदलाव से खत्म हुई थी। उन्होंने नदियों के सूखने और मानसून के बदलने का सामना किया।
आज हम उसी मोड़ पर खड़े हैं। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, मौसम बदल रहा है। हड़प्पा के खंडर हमें चीख चीख कर कह रहे हैं कि अगर तुम प्रकृति के साथ नहीं चलोगे तो तुम्हारे बड़े बड़े शहर भी एक दिन मुर्दों का टीला बन जाएंगे। कहानी के अंत में आइए एक नजर अपने आप पर डालें। जब आप सुबह उठकर नहाते हैं, जब आप हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, जब एक भारतीय महिला अपनी मांग में सिंदूर भरती है, जब हम पीपल के पेड़ या नंदी की पूजा करते हैं, यहाँ तक कि जिस शतरंज को हम खेलते हैं, यह सब हमें हड़प्पा सभ्यता ने दिया है। सभ्यताएं मरती नहीं हैं, वे बस अपना रूप बदल लेती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटें भले ही रेलवे लाइन के नीचे दब गई हों, लेकिन उसकी आत्मा आज भी 140 करोड़ भारतीयों के दिल में धड़क रही है। 1826 में चार्ल्स मैसन ने जिसे सिकंदर का समय समझा था, वह असल में हमारी अपनी कहानी थी। एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं हुई। हम ही हड़प्पा हैं, हम ही मोहनजोदड़ो हैं।